Myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 10th, and in this video lecture we are going to discuss the some factors affecting the resistance of a conductor. In the earlier video lecture, we have studied about Ohm's law, and in the Ohm's law we discussed about the resistance. Okay, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में ओम्स लॉ पढ़ते समय पढ़ा था। अब हम लोग रेजिस्टेंस को, कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी एक करंट कंडक्टिंग वायर है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन चीज़ों के द्वारा अफेक्टेड होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग एक सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज एक साथ काम करते हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं एक सर्किट में, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैसे फैक्टर्स जो कि किसी एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ, ठीक है, कंडक्टर्स। आप रेजिस्टेंस के बारे में समझें कि द क्वालिटी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट रिड्यूसेस द पाथ ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वो रेजिस्टेंस किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है देखेंगे। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर का लेंथ जो होता है उससे उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। यानी जितना ज्यादा लंबा आप कंडक्टर लीजिएगा, जितना लंबा आप कनेक्टिंग वायर लीजिएगा, उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना लेंथ हम बढ़ाएंगे कंडक्टर का, उतना ही रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के, मान लीजिए कि ये कंडक्टर वायर है, इसके लेंथ को अगर हम डबल कर दें, इसको क्या कर दें, डबल कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी वो भी डबल हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कंडक्टर का लेंथ डबल होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी दोगुना डबल हो जाएगा। और जब उसके लेंथ को हम लोग काट करके आधा कर दें, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/2 टाइम्स, यानी वो भी आधा हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। यानी इस तरह से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी जब हम लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और जब लेंथ को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो भी आधा हो जाएगा। लेंथ का हम लोगों ने समझ लिया कि लेंथ जो होता है, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ कम होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा हमारा फैक्टर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये इसका जो थिकनेस होता है, ये थिकनेस, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है। तो जब आप थिकनेस पर अगर कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस विल बी 1/a, यानी रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर, ठीक है। वायर के थिकनेस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब आप वायर का थिकनेस बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और जब थिकनेस कम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी जब एक पतला सा वायर लेते हैं, पतला सा वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मोटे वायर के तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी जब एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन का तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग सेम लेंथ का 2 वायर लेते हैं, एक पतला सा, यहाँ पे एक मैंने पतला वायर ले लिया, और एक आपने क्या किया, एक मोटा सा वायर ले लिया। 2 तरह का हम लोग वायर लेते हैं, दोनों सेम लेंथ के हैं। दोनों सेम लेंथ के अगर हम वायर लेते हैं, लेंथ उसका सेम है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि हम लोग को देखना है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसे अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये हमने पढ़ा
कि लेंथ जो होता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ तो कोई असर नहीं डालेगा, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसके थिकनेस पे जाते हैं तो जो पतला वायर होगा, पतला वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी जब हम लोग शॉर्ट लेंथ का मोटा वायर लेते हैं, शॉर्ट लेंथ का थिक वायर लेते हैं, जब हम लोग शॉर्ट लेंथ का थिक वायर लेते हैं, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, लो होता है। कैसा होता है रेजिस्टेंस? लो होता है। लेकिन जब हम लोग अगर ये लॉन्ग लेंथ का जब हम लोग एक थीन वायर लेते हैं, पतला वायर लेते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। यानी अगर आपको हाई रेजिस्टिविटी प्राप्त करनी है तो आपको लॉन्ग लेंथ का थीन वायर लेना होगा, लो रेजिस्टिविटी प्राप्त करनी है तो शॉर्ट लेंथ का थिक वायर लेना होगा। आ रही बात समझ में? यानी ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट द resistance of a conductor is inversely proportional to the area of its cross section, ठीक है। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। वो कंडक्टर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, इस बात पे भी उसका रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सेम लेंथ और सेम थिकनेस का दो वायर लेते हैं। एक वायर हमने ले लिया कॉपर का और एक वायर ले लेते हैं हम लोग नाइक्रोम का, ठीक है। तो ये दोनों वायर को जब आप ऑब्जर्व कर करके देखिएगा, ये इसका लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, कॉपर वायर का भी नाइक्रोम वायर का भी लेंथ सेम है, मोटाई भी सेम है दोनों का, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों की रेजिस्टेंस को अगर कंपेयर करके देखिएगा तो ये नाइक्रोम जो होगा इसके 60 टाइम्स के बराबर होगा। नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके 60 टाइम्स के बराबर होगा। यानी कॉपर का के रेजिस्टेंस के 60 टाइम्स के बराबर नाइक्रोम का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि नाइक्रोम के वायर में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि बल्ब जो बनता है, बल्ब के फिलामेंट में हम लोग नाइक्रोम का ही वायर लगाते हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम का वायर जो होगा वो कंडक्टर कॉपर के वायर से उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो इस एग्जांपल के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर बदलेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। चौथा और आखिरी है टेम्परेचर। तो जो भी मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करिएगा तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और टेम्परेचर जब कम करिएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी होता है टेम्परेचर रीच करने पर उनकी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर जब रीच करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अरे बात समझ में? यानी कहने का मतलब कि जो भी मेटल वायर्स हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग कंडक्टर्स के रूप में मेटल्स वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग मेटल्स को ही ज़्यादा फोकस करके समझेंगे कि मेटल्स के टेम्परेचर को बढ़ाने पे उसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है और उनके टेम्परेचर को कम करने पे उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे रेजिस्टेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए हम लोग अपने जो भी घरेलू सर्किट को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो जब हम लोग अपने घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को यूज करते हैं तो उसको सर्किट में कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारा ये कनेक्शन बनता है तो कनेक्शन दो तरीके का होता है। एक उनको क्या करते हैं हम लोग लेंथ वाइज डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घरों में जो अगर कभी फंक्शन वगैरह पड़ता है तो लाइटिंग करने की जो काम करते हैं, लाइट से जो हम लोग अपने घरों को अरेंज करते हैं, तो उसमें जनरली देखेंगे हम लोग कि सारे के सारे लाइट्स जो होते हैं वो सेम वायर और सेम स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में बहुत सारे एप्लायंस जैसे टीवी चलाना हो, ठीक है, आपको फैन चलाना हो, ठीक है, फिर आपको मान लीजिए कोई बल्ब जलाना हो, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं जनरली कि एक दूसरे के पैरेलल यूज करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल कंबाइन करते हैं।
ठीक है, ताकि सबके लिए एक सेपरेट स्विच मिल जाए, सबका एक सेपरेट स्विच मिल जाए। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि हमारे घर में जो बोर्ड होते हैं उनमें अलग अलग जो एप्लियंसेज होते हैं उनके लिए अलग अलग स्विच बने होते हैं, वो सभी एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। और इसमें जो ये लाइटिंग वाली बात मैंने बताई, इसमें सारे के सारे एप्लियंसेज जो होते हैं वो एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है एप्लियंसेज का। कई बार अलग अलग रेजिस्टेंसेज जो होते हैं वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए जाते हैं और कई बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए जाते हैं। तो अभी हम लोग इन दोनों का केवल डेफिनेशन समझेंगे और इससे रिलेटेड आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन द two or more resistances connected end to end consequently, then this combination is known as series combination। यानी जब हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंसेज को, यहाँ फिगर में दिख रहा है कि R1 एक अलग रेजिस्टेंस है, R2 एक अलग रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को हमने एंड टू एंड, ठीक है, लगातार एक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंसेज होते हैं, उनको दो पॉइंट के बीच में ही एक दूसरे के पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ दो ठो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो डेरिवेशंस है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।